नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दीप सिंह और आप देख रहे हैं इनविजन न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों पर। कानून ने हम सभी को जीने का अधिकार दिया है, लेकिन सोचिए क्या होगा जब परिस्थिति और हालातों की मारी एक महिला जो ना खुद से चल सकती है और ना ही खुद से पानी का एक बूंद पी सकती है, वो जीने की भीख मांगे और लोग मदद की बजाय तमाशबीन बने रहे। 1 साल, जी हाँ, 1 साल का होते ही माँ भी बच्चे को गोद से उतार देती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पति और एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो 1 या 2 दिन से नहीं, बल्कि कुछ दिनों से भी नहीं, बल्कि 20 सालों से अपने कंधे पर अपनी हमसफर, अपनी विकलांग पत्नी को बिठा जिंदगी का सफर तय कर रहा है। मुझको भी तो जीने का हक है, मुझको भी तो जीने का हक है, मैं भी तो इंसान हूँ, तेरी तरह मैं भी तो इंसान हूँ। 20 साल, जी हाँ 20 साल। आज 20 साल का होते ही बेटा माँ बाप को बोझ समझने लगता है, लेकिन सुदर्शन पिछले 20 सालों से अपने कंधों पर अपनी पत्नी को उठा अधिकारियों और सरकार से मदद पाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं और दिखाते हैं 2 पैरों के सहारे जिंदगी काट रहे इस जोड़े से। शौचालय भी नहीं, शौचालय कुछ भी नहीं, उनको बाहर जाने में परेशानी होती है। कौन सा लोहिया आवास में तो आपको शौचालय भी नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं, शौचालय नहीं। आवास मिला है आपको? आवास मिला है जो अभी पाटे के है, छत नहीं छत हाँ नहीं। बना रोक दिया उसने, पैसा वैसा मांग रहा। क्या पैसा भी मांग रहे थे क्या आपसे? नहीं, पैसे के कारण नहीं दे रहे हैं कि दौड़ावत हो कि अभी नहीं आल है, नहीं भाल है से वैसे। तो 24 ठे बन गल है, रंग पेंट सब हो गल है, आ 1 के बच गल है खाली हमार वाला। प्रशासनिक उपेक्षा और उदासीनता के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है जमालपुर थाना क्षेत्र की रेरूपुर की रहने वाली इमरती देवी। विकलांगता का दंश झेल रही इमरती देवी की यूं तो अपनी एक अलग ही कहानी है, पर अपनी व्यथा और उपेक्षा को लेकर आज वो पहुंची जिले के नवागत जिलाधिकारी से मिलने जिला मुख्यालय। पेंशन उनशन पा रही हैं? नहीं मिला कुछ नहीं, गल्ला कुछ नहीं, कुछ नहीं, और खाना भी नहीं, कुछ है, कोई साधन सुविधा भी नहीं मिला। तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है आपको? कुछ नहीं में हम झूठ साच का हम का कहें। शौचालय में नहीं।
घर के बात है तब कहाँ शौचालय भी नहीं, शौचालय वौचालय कुछ भी नहीं। कुछ तो नहीं। बाहर जाने में परेशानी होती है। हाँ। कौन सा लोहिया आवास में तो आपको शौचालय भी नहीं बना है आपका? नहीं, कुछ नहीं। शौचालय नहीं। आवास वास मिला है आपको? आवास मिलल है जो अभी पाटे के है। छत नहीं होती, हाँ बना। रोक दिया उसने, पैसा उससे मांग रहा। क्या पैसा भी मांग रहे थे क्या आपसे? नहीं, पैसे के कारण नहीं दे रहे हैं कि दौड़ावत हो कि अभी नहीं आल है नहीं भाल है से वैसे। कौन है? 24 ठे बन गल है, रंग पेंट सब हो गल है। आ एक के बच गल है खाली हमार वाला। अपने पति के सहारे जिंदगी गुजार रही इमरती देवी को वक्त ने 20 साल पहले एक दुर्घटना में विकलांग बना दिया और मानो तभी इमरती देवी की जिंदगी वहीं से थम गई। इन 20 सालों में सरकार बदली, विकलांगों के नाम पर तमाम योजनाएं चली, लेकिन शायद सरकार की वो योजनाएं भी इमरती देवी तक पहुंचते पहुंचते खुद ही विकलांगता की शिकार हो गई। कोई साधन सुविधा नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं में हम झूठ सास को हम क्या करें? वोट के लिए आपके पास जाते हैं? हाँ, वोट के लिए जा करके हाथे गोड़े गिर करके वोट ले लेती है। और उसके बाद जब वोट में जीत गए तो उसके बाद कभी दर्शन नहीं हुआ, पूछने नहीं आते कि कैसे बीता था क्या होता। क्या नाम है प्रधान का आपके गाँव? गायत्री देवी, उनके पति का बिंदु पर है। कहाँ के हैं आप? साँव का पूरा शौचालय भी नहीं, घर के बात है तब कहाँ शौचालय भी नहीं, शौचालय वौचालय कुछ भी नहीं। कुछ तो नहीं। बाहर जाने में परेशानी होती है। हाँ। अपने पति के कंधों को अपना सहारा बनाकर जिंदगी जी रही इमरती देवी आंखों से छलकते आंसू और रोंगते गले से लोगों को अपनी दास्तां बयां करती थकती नहीं। वो कहती हैं कि जिंदगी ने तो उनके साथ छल किया, लेकिन सरकारी तंत्र ने भी उनके साथ नाइंसाफी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनका कहना है कि 20 सालों से सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाया, नौकरशाहों से फरियाद की, ग्राम प्रधान से गुहार लगाई, लेकिन शायद जिंदगी की तरह हर कोई उनकी तरफ से मुंह मोड़े हुए था। आज इमरती देवी के पास न तो मूलभूत सुविधाएं हैं और न ही कोई सरकारी योजना का लाभ। कुछ नहीं। गल्ला वाला भी नहीं मिलता। कल हमसे जल्दी कर दे। कुछ नहीं। गायत्री देवी हाँ। हाँ। लो हाँ। बिहार हाँ। अभी तक कुछ लाभ नहीं मिल रहा है आपको? पेंशन कुछ भी नहीं, कुछ भी अभी एक पंजी पैसा नहीं मिलता सरकार तरफ से, कोई पैसा नहीं, न गला गुसारी कुछ भी नहीं मिलता। कितने साल हो गया कटे? 20 साल होते लगभग वो खड़े ले घर दुआ वही में उठावा बढ़िया बनता तो बच्चा अच्छा कहीं है, 3 ठे लड़की 2 ठे लड़का। 3 लड़का। 2 लड़का। उन्हें सरकारी आवास की सुविधा किसी वक्त में जरूर मिली थी, लेकिन वो भी इमरती देवी की तरह आधी अधूरी है। उनका कहना है कि कमरे में देखने के लिए दीवार तो है, लेकिन सिर छुपाने के लिए छत नहीं। आज एक बार फिर दिल में विश्वास और उम्मीद लिए इमरती देवी अपने पति के कंधों को सहारा बनाकर जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची। क्या नाम है आपका? सुदर्शन। अच्छा, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है आपकी? मिर्जापुर से आया है, जमालपुर ब्लॉक से। क्या समस्या है आपकी? समस्या है, घर बना रहा है, आधा पर रुकल है और उसके ढलैया करना है। और क्या समस्या है? और लैट्रिन बाथरूम नहीं है, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है, बहुत परेशानी होला, गला भी नहीं मिलता है, कोई साधन व्यवस्था नहीं है।
अच्छा, विकलांग भी नहीं मिलता उनका पेंशन उल्सन भी। ये कौन है आपकी? हमारी पत्नी है। तो कितने दिनों से विकलांग हैं? क्या मिल रहा है आपको सरकार की तरफ से सुविधा? विकलांग 20 साल से हो गए हैं, साधन सुविधा कोई भी नहीं मिला, ना कहीं ना गल्ला मिला, ना उनके कहीं से पंजी पैसा कहीं किसी हालत से नहीं मिलता है कहीं। पेंशन उनसे कुछ भी नहीं मिला पेंशन मिलता है? ना। मुझको भी तो जीने का हक है, मुझको भी तो जीने का हक है, मैं भी तो इंसान हूँ, तेरी तरह मैं भी तो इंसान हूँ। मुझको भी तो जीने का हक है, मुझको भी तो जीने का हक है, मैं भी तो इंसान हूँ, तेरी तरह मैं भी तो इंसान हूँ। उसका 20,000 रुपया में कमीशन चाहत रहा, तो गरीब आदमी 20,000 रुपया तो कमीशन कहाँ से दे पाई? आ जेकरे पास रहा वो अपना दे कर करके बनवा ले से, अब जेकर नहीं रहा ओकर फंस गए। कौन मांग रहे हैं 20,000 रुपये? मांगे के कोई जबान खोल करके नहीं मांगत हूँ, लालच धरावत हूँ कि कुछ खर्चा करा बनवा जाऊँ, कहते हूँ कि खर्चा करा वीडियो सीख तरीका करी है, ये नहीं करी। सब काम साफ पता है इसे क्या बोलने की बना? मुझे पता नहीं। विकलांग है कुछ? बस खाली जिंदगी। नमस्कार। एप्लीकेशन भी खुल डाले हुए हैं। इस वक्त आप विकलांग हैं, आपको पेंशन वेंशन मिलता है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं। प्रधान क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं? कहीं गई हैं आप पेंशन वेंशन बनवाने के लिए? नहीं कहाँ हम जा। प्रधान ही तो वो उनसे पूछली तो कहा कि कोई साधन सुविधा जब आई तो हम कहा कोई साधन सुविधा है या नहीं है। जब भी उनके यहाँ गए तो कहा कोई साधन सुविधा नहीं है। लाटरी बाजू के कह दी तो कहा कि का बोला कि लोकल लेला 10-12 हज़ार का, तो 10-12 हज़ार का लोकल पैसा न लेके क्या कर, वो भी नहीं बने। उन्हें खाली कहा मुँह से जब बनवा देवे के ये चाहिए। कौन है आपके? हमारी औरत है। पेंशन मिलता है? ना, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। इस बीच जिलाधिकारी ने भी इमरती देवी को फौरन कार्यालय में बुलाकर उनकी व्यथा को सुना और उनका एप्लीकेशन लेकर संबंधित अधिकारियों को फौरन इस पर कार्रवाई कर इमरती को हर संभव सरकारी मदद कराने का आश्वासन दिया। मुझको भी तो जीने का हक है, मुझको भी तो जीने का हक है, मैं भी तो इंसान हूँ, तेरी तरह मैं भी तो इंसान हूँ। वाराणसी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे एक गैंग को धर दबोचने में आज वाराणसी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। वारदात को रोकने में मिली इस कामयाबी को लेकर वाराणसी एसएसपी नितिन तिवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करते हुए एसएसपी नितिन रमेश ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक रिवॉल्वर, 2 तमंचा, एक बिना नंबर की स्कूटी और 9,000 रुपए नकद सहित LIC के कागजात और कुल 5 जिंदा कारतूस बरामद किए जाने की जानकारी दी।
4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चारों लुटेरों के नाम अमित यादव, ज्ञान सिंह पटेल, दिनेश कुमार पटेल और मनोज यादव हैं। और चारों लोगों की पुलिस कार्रवाई शिनाख्त भी कराएगी उन लोगों से जिन लोगों के साथ घटना कारित हुई है। जो बरामदगी इन लोगों के पास से सुनिश्चित की गई है वो है कंट्री मेड रिवॉल्वर, 2 अदद जिंदा कारतूस, एक तमंचा 315 बोर, तमंचा 12 बोर, बिना नंबर की स्कूटी, 4 अदद मोबाइल, 9100 रुपये नकद और LIC के कागजात जो घटना करते वक्त जो अभियुक्त हैं उनको अपने साथ ले गए थे, तो वो पुलिस ने बरामद किया है। आज मीडिया से बातचीत में मामले का खुलासा करते हुए वाराणसी SSP ने गिरफ्तार सभी अपराधियों के वाराणसी के ही होने की जानकारी दी। वहीं SSP नितिन तिवारी ने एक गैंग का खुलासा करने पर चोलापुर पुलिस टीम को 5000 का इनाम देने की भी घोषणा की। गिरफ्तार करने वाली टीम को मेरी ओर से 5000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। ये थानाध्यक्ष चोलापुर का गुडवर्क है, उन्होंने किया और एक अच्छे गैंग का खुलासा वहाँ पर किया। ये गैंग कुछ दिन से सक्रिय था, वहाँ पर घटना करा था। 3 घटनाओं का खुलासा इस गैंग को पकड़ने के बाद किया गया है। मेरी ओर से वहाँ की पुलिस टीम को बधाई। हाल की जो घटना सर जिसमें वांछित रहे हों, प्रमुख घटनाएं? जी, अभी 3 घटनाएं हैं। एक 241/17, एक 248/17 और 257/17। सर इनका कोई आपराधिक इतिहास पकड़े गए? अभी वो पता किया। सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद जहां केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए CRPF को फ्री हैंड यानी खुली छूट देने का मन बना लिया है, वहीं नक्सल प्रभावित मिर्जापुर में सुकमा हमले के बाद सतर्कता बढ़ती जा रही है। मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में एहतियात के मद्देनजर अलर्ट घोषित किया गया है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही इन इलाकों में विशेष निगरानी भी बढ़ती जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए आज ASP ऑपरेशन अरविंद कुमार ने बताया कि मिर्जापुर के जिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के आने जाने की संभावना है, वहां चौकसी बढ़ती जा रही है और नक्सल इलाकों के सभी थानों को भी सतर्क किया गया है। सुकमा में जो घटना घटी है, तो मिर्जापुर में क्या एहतियातन बरता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि नक्सली घटना जिस क्षेत्र में नहीं होती है उसको हम सामान्य नहीं मानते। मेरा जो अपना सोचना है, हमेशा हमें अलर्ट पोजीशन पर रहना चाहिए और विगत कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग लगातार, ऐसा नहीं है कि जब घटना होगी तभी हम ऐसा करेंगे, हम इसको लगातार हमारी कॉम्बिंग चलती रहती, क्योंकि ये सब चीज़ें गोपनीय होती हैं, इसको हम बहुत प्रकट नहीं कर सकते, उसमें सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, इस वजह से हम उसको हमेशा नहीं बताते हैं। लेकिन एज़ फार एज जैसे आपने ये घटना की बात की सुकमा वाली, हमारी अलर्टनेस और हो गई है। अभी विगत परसों हमने इस पे जोनल ये हमारे रेंज की बैठक होती है, उसमें भी इस बिंदु पे, क्योंकि उस दिन घटना नहीं हुई थी, उसके बाद हुई थी, इस पर चर्चा हो चुकी है। हम लोग की बैठक भी होती है और हम लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं और सिक्योरिटी रीजन से भी, हम इंटेलिजेंस से भी हर जगह से अपना इनपुट लेते रहते हैं। उस पर समय समय पर कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं और हम उसको उद्घाटित नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन्स हैं, उसको बताना भी उचित नहीं होता है, जनहित में नहीं होता है और फोर्सेस के लिए भी ठीक नहीं रहता है। और जहाँ तक आपने अभी घटना की बात की है सुकमा में, हम बहुत अलर्ट हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस दौरान ASP मिर्जापुर का ये भी कहना था कि जिन क्षेत्रों में नक्सल हमले नहीं होते, हम उस क्षेत्र को सामान्य नहीं मानते। कई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसे हमेशा नहीं बताया जाता, लेकिन इन क्षेत्रों में लगातार हमारी कॉम्बिंग चलती रहती है। फिर भी सुकमा हमले के बाद हम लोग और भी अलर्ट हो गए हैं। सर, आप एक्सपर्ट माने जाते हैं नक्सली क्षेत्र को नियंत्रित करने में। जी, ये जानना चाहते हैं कि कहाँ लैप्सेस रह गई कि ऐसी घटना बार बार हो जा रही है? देखिए, ऐसा है कि उस पर टीका टिप्पणी मेरे द्वारा किया जाना उचित नहीं है। ऊपर मिलिट्री फोर्सेस का रीज़न है,
हाँ, जहाँ तक मैं अपने व्यू से देखूँ तो उसमें मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंस को थोड़ा और मजबूत करना चाहिए और जो भी छोटी छोटी भी बातें हैं उस पर तुरंत हमको एक्शन लेना चाहिए। जो हम कर सकते हैं उच्च अधिकारियों को बताना चाहिए और उस पर हमें अपनी रणनीति तैयार रखनी चाहिए। मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं किसी पे कमेंट करूं, जैसा हम अपने यहाँ करते हैं उस चीज़ को मैंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बार बार नक्सल हमलों की घटना पर हमें इंटेलिजेंस को और भी मजबूत करके एक बड़ी रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिससे हम अपने क्षेत्र को आतंकी हमलों से और नक्सली हमलों से सुरक्षित रख सके। क्या सर सीआरपीएफ और लोकल पुलिस का समन्वय और बेहतर होना चाहिए आपके मुताबिक? सीआरपीएफ और लोकल पुलिस का समन्वय बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो मीटिंग है उसमें सीआरपीएफ के भी ऑफिसर्स आते हैं, जो भी कंसर्न लोग हैं इससे वो भी आते हैं। हम लोग मिलजुल के कार्य करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर है, एमपी पड़ता है, हम वहाँ के एडिशनल एसपी से और हमारी फोर्सेस से, थाने के सीमावर्ती जनपदों के थानाध्यक्षों से लगातार बात होती है। हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और करना भी चाहिए। इट इज़ ए टीम वर्क। इसमें फोर्स तो सभी एक है, सबका मोटिव एक है, सबका ऑब्जेक्टिव एक है। अगर हम सीआरपीएफ में हैं, हम पुलिस में हैं, ये हम नहीं मानते। हम एक फोर्स हैं और हमें हमारी जो लक्ष्य है वो नेशनल इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी को ठीक रखना है और मेरे विचार से सबको टीम भावना से मिलजुल के कार्य करना चाहिए। हम लोग तो करते ही हैं। वहीं मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित इलाकों की बात पर उन्होंने कहा कि जनपद में कुल 6 नक्सल प्रभावित थाने हैं, जिनके जरिए हमारी फोर्स नक्सली हमलों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों के संपर्क में रहकर नक्सली गतिविधियों की जानकारी लेने का निर्देश दिया। मिर्जापुर में कौन कौन सा इलाका है जिस पे विशेष आपकी नज़र है, पहली नज़र? देखिए, मिर्ज़ापुर में कौन सा इलाका है ये कहना थोड़ा ठीक अप्रासंगिक होगा। वैसे हमारे 6 नक्सल थाने हैं। उसके अलावा भी जैसे आप घटना आप देखते हैं, कहीं पे विगत महीनों में घटना हुई कि कहीं पे रेलवे लाइन पे बोल्डर रख दिया, कहीं से उस पे रेलवे लाइन हट गई। तो हम लोग इस पर भी अलर्ट हैं। जीआरपी से भी मेरी बात होती है, सबसे बात होती है कि कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें किसी का समावेशन तो नहीं हो रहा है। इस पर हमारी पूरी दृष्टि है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। गाजीपुर सिटी स्टेशन को यूपी के टॉप 5 स्टेशनों में शुमार करने के लिए रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा महज हफ्ते भर पहले शुरू की गई स्वचालित सीढ़ी अब बंद पड़ गई है और सिटी स्टेशन 4 दिन की चांदनी के बाद अब फिर अंधेरे में नजर आ रहा है। राज्य मंत्री के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र को दिए गए इस तोहफे की अब खबर लेने वाला कोई नहीं। इस बारे में आज जब हमने स्टेशन अधीक्षक से बात करनी चाहिए तो वे भी अपने कार्यालय से गायब मिले और कार्यालय पर उनकी जगह ताला लटका मिला पाया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ रेलवे कर्मचारी दुर्व्यवस्थाओं पर अपनी आंखें बंद कर टेबल पर सिर रखकर आराम फरमाते भी नजर आए।
गाजीपुर में 20 अप्रैल को जब रेलवे राज्य मंत्री ने गाजीपुर सिटी स्टेशन से गाजीपुर बांद्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर और एक्सीलेटर यानी स्वचालित सीढ़ी की शुरुआत की तो सभी को गर्व महसूस हुआ था। लेकिन महज 6 दिन के अंदर ही स्वचालित सीढ़ी के बंद होने से स्टेशन पर फिर से पुरानी तस्वीर ही दिखने लगी है। यांत्रिक दोष की वजह से बंद पड़ी सीढ़ी की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखता। वही लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का ये मामला स्थानीय रेलवे प्रशासन के कार्यों पर भी सवाल उठाता है। कहते हैं कि अक्सर विवाद की वजह जर, जोरू या जमीन होती है और ऐसा कुछ आज यूपी के गाजीपुर में भी देखने को मिला। गाजीपुर के नौनहरा गांव बौरी में आज सुबह 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ और लाठियां बरसाई गई। इस मारपीट में 2 युवक समेत एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज अब जिला अस्पताल में चल रहा है। वही पीड़ितों के द्वारा 4 लोगों के खिलाफ थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या हुआ है सुबह? क्या हुआ है सुबह? क्यों मारपीट हुई? हम कहेंगे क्यों ट्रैक्टर से डांट के दिला दिया, उसी लिए नाम बताइए। नाम रोहित प्रसाद है। आप जिला अस्पताल आए हैं? जी। क्या जिला अस्पताल आए हैं दवा लेने के लिए और 1 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं। अभी तक डॉक्टर साहब को पता नहीं है। क्या प्रॉब्लम है आपको? पेट में दर्द है और हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। कितने देर से हैं? जी सर। कितने देर से हैं आप यहाँ पे? सर हमको 1.5 घंटा का वेट हो गया है। अभी डॉक्टर साहब नहीं? अभी तक नहीं आए। गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष से गांव का माहौल भी अब तनाव है। नीचे कीजिए। गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष से अब गांव में तनाव का माहौल है। वहीं घायलों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर पड़ोसियों से उनका लंबे समय से विवाद चल रहा है और आज भी जब इसका विरोध किया गया तो विरोधियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे परिजन घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर पुलिस अब गांव में तनाव खत्म करने के लिए मामले को सुलझाने में लग गई है। क्या मामला है? कैसे आपको चोट लगी? सर हमारा खेत जबरदस्ती जो कि हम लोगों ने कहने पर मारे हैं। किस गांव का मामला है? बौरी ग्राम, थाना कौन सा? नौनहरा। कब की घटना है? 8 बजे सवेरे 8 बजे। किसको किसको चोटें आई हैं? हमको चोट मारे है, हमारा लड़का को, हमारी औरत। थाने में आपने इसकी सूचना दी है? थाने में आपने इसकी सूचना दी है? मीनू यादव मारे हैं और उनके लड़के दीपक यादव। थाने में आपने इसकी सूचना दी है? थाने में हाँ। क्या पहले से कोई आपसी विवाद चल रहा था? हाँ सर। अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोशित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की समस्याओं के विरोध में जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराने के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को एक मांग पत्र भी सौंपा। साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लंबित प्रकरण को जल्द निस्तारित नहीं किए जाने पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने धरना को क्रमिक अनशन के रूप में तब्दील करने की भी चेतावनी दी। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलालों की कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। दलालों की क्या दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। ओपी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओपी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला विद्यालय निरीक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला विद्यालय निरीक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस दौरान शिक्षकों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद भी उनकी समस्याएं नहीं सुनी गई और आश्वासन देकर हमेशा इस बात को टाल दिया गया। कभी कभी परिस्थितियां आ जाती हैं आगे और पीछे। एक विद्यालय में प्रमोशन 2004 से हुआ। 2004 और 2016 के बीच में इस तरह का कोई प्रस्ताव, 16 में प्रस्ताव आया और उसके बाद वह आदमी कोर्ट चला गया कि मैं 2004 से प्रवक्ता पद के लिए प्रयासरत हूं, मेरा विभाग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने कह दिया भाई जेडी सुनवाई कर लो ना, जो होता है
डायरेक्शन उनको मिला, उन्होंने कह दिया कि प्रमोशन किया जाता है, तो यहाँ हो गया कि वो 2004 से ही होगा। इस बात को सोचना है कि यार हम इससे कैसे निजात पाएं। तो छुट्टियों के बाद चलने वाले में सरलता तो रहेगी, किसी को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी, कार्यबाधा नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर 25 अप्रैल तक समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो शिक्षक संघ जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर क्रमिक अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। किस मांग को लेकर आज आप लोग धरने बैठे हैं? जनपद के शिक्षकों की ऐसी समस्याएं जो नवागत वर्तमान रियाज के आने पर हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी, 10 महीने बाद भी वे समस्याएं आज ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, जिस संदर्भ में बहुत प्रतीक्षा और बहुत बातचीत के बाद, वार्ता के बाद, सफल ना होने के बाद समस्याओं के संदर्भ में ये धरना आयोजित है। और हम लोग इस धरने को तब तक करेंगे जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती, और आज शाम के बाद यह धरना क्रमिक अनशन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और 2 साथी बैठ करके धरने को चलाएंगे, फिर दूसरे दिन बदला जाएगा। इस बीच में यदि कोई सार्थक वार्ता हो जाती है, परिणाम आ जाता है, तो धरना स्थगित होगा। मुख्य समस्या ये है कि हमारे जनपद के 16 सूत्रीय समस्याएं हैं, जिसको विगत 10 वर्षों से इनको बराबर दिया गया, संपर्क प्रतिनिधियों द्वारा किया गया, लेकिन इन्होंने आश्वासन देते रहे कि समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जाएगा। इनको जब 1 सप्ताह पूर्व नोटिस दिया गया कि अगर 25 तारीख तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो 26 तारीख तक को हम लोग धरना पर बैठेंगे, और अगर धरना पर आपको वार्ता करके समस्याओं का निदान नहीं करते हैं तो 27 तारीख से हमारे पदाधिकारी प्रतिदिन 2 सदस्य 24 घंटे अनवरत रूप से क्रमिक अनशन पर बैठे रहेंगे, और यह अनशन तब तक चलेगा जब तक समस्याओं का निदान नहीं हो जाता है। बढ़ेंगी कुछ और खबरों की ओर, यहाँ ले एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।